इंडिया। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 659 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर बेनू शर्मा मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है अवलोकन की कला और कौशल होम्योपैथिक अभ्यास में इसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आज डॉक्टर बेनू शर्मा मैम साझा करेंगे। और मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू डॉक्टर। शुरू करते हैं बिकॉज ये लास्ट टाइम हमने सेशन 1 लिया था इसी टॉपिक पे, जी अवलोकन की कला और कौशल होम्योपैथिक प्रैक्टिस में किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान डायग्नोसिस पे दे रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। नमस्कार सभी को मेरा विजिबल राइट? यस मैम। लास्ट सेशन में हमने कुछ 47 स्लाइड्स किए थे। उसमें हमने इमरजेंसी केसेस का मैनेजमेंट देखा था कि कैसे इमरजेंसी केसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इमरजेंसी केसेस में होम्योपैथिकली कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। लास्ट सेशन में 4 केसेस ऐसे डिस्कस किए थे। आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए, ये हमारा शायद लास्ट सेशन का लास्ट स्लाइड था, आगे चलते हैं। हमारा जितना भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, हम सभी प्रैक्टिशनर्स, सभी फील्ड ऑफ मेडिसिन के, उसमें सबसे ज्यादा रोल हमारा अशाब्दिक संचार का रहता है। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी तरह से हो सकती है। जैसे हम किसी डेंजर में हैं, सामने वाला हमें बिना हमसे बात किए समझ सकता है कि हमें डेंजर फील हो रहा है। हमें कोई इमोशनल अपसर्ज हो रहा है, हम कोई इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं शब्दों में। माँ कैसे समझ जाती है एक बच्चे का इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल अपसर्ज, इमोशनल टर्मोइल, कैसे हमारे क्या विचार हैं। हमें वो पेशेंट उस वक्त जब हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, जिसे हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कैसे करना है। वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो एक अशाब्दिक संचार बहुत महत्व रखता है हमारे होम्योपैथिक केस टेकिंग के लिए, जिसके लिए ऑब्जर्वेशन की कला बहुत जरूरी है। नॉट ओनली ये, हमारे लिए ऑब्जर्वेशन की कला जरूरी इसलिए भी है, हम ये स्किप करते हैं क्योंकि डॉक्टर हैनुमन ने भी एफोरिज्म्स में उसे इंपॉर्टेंट बताया है। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। एल्बर्ट मेहराबिया प्रोफेसर साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हैं, जिन्होंने एक मॉडल दिया था, कम्युनिकेशन मॉडल, जिसको 7-38-55 कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि जब भी एक कम्युनिकेशन हो रहा होता है, उसमें 7% जो कम्युनिकेशन है वो स्पोकन वर्ड्स का होता है, जो हम बोल रहे होते हैं शब्दों का। देन 38% होता है हमारा वॉइस, हमारा टोन, हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारी आवाज कितनी ऊंची है, हमारा टोन कैसा है, हमारी स्पीड क्या है। और 55% पूरा कम्युनिकेशन में महत्व रहता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या अपने हाथों से जेस्चर्स बना रहे हैं, हम डेंजर फील कर रहे हैं, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम अंदर से बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं, जो भी है वो एक 7%, 38%, 55% कम्युनिकेशन मॉडल दिया गया है एल्बर्ट मेहराबिया के द्वारा। आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस जरूरी है हर एंगल से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑब्जर्वेशन का हमारे मास्टर ने एफोरिज्म 245 से 263 जो केस मैनेजमेंट के ऊपर है,
उसमें उन्होंने खास तौर पे एफोरिज्म 253 में क्या बोला है कि अगर एक केस है जिसका एक्यूट पिक्चर है हमारे सामने, तो बहुत कम टाइम के लिए आफ्टर एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को या तो एग्रीवेशन या अमेलियोरेशन फील होता है। अगर वो हम ऑब्जर्व कर पाए या फिर वो पेशेंट खुद ऑब्जर्व कर पाए, जैसे कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जो मास्टर ने बोला है, द होल डिमिनर ऑफ द पेशेंट आर द मोस्ट सर्टेन एंड इंस्ट्रक्टिव। डिमिनर मतलब पेशेंट का पूरा आचरण, ना ही उसका स्टेट ऑफ माइंड, बट उसका आचरण उस टाइम पे बहुत ज्यादा सर्टेन रहेगा, बहुत इंस्ट्रक्टिव रहेगा हमें ड्रग के करीब पहुंचने के लिए। Of the whole demeanor and of all the gestures, postures, and actions which may be easily perceived on close observation but cannot be described in words. तो नॉन वर्बल और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस मास्टर ने एफोरिज्म 253 में बहुत सलीके से हमें इंडिकेट की है। यही दिमाग में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको कुछ 2 क्रॉनिक केसेस डिस्कस करूंगी जिसमें कैसे हमने ऑब्जर्वेशन बेसिस पे रूब्रिक्स यूज किए, रूब्रिक्स कन्वर्ट किए, और कैसे वो पेशेंट्स आज बहुत बेटर हैं अपनी चीफ कंप्लेंट्स के लिए। तो 24 अप्रैल 23 एक पेशेंट हमारे पास आती है, 29 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, जो इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है यहीं हैदराबाद में। 4 साल हुए उसकी शादी को जब वो हमारे पास आई थी 23 में। ठीक है, हैदराबाद में ही रहती है वो। मेन कंप्लेंट जब वो हमारे पास आई थी तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी थी। 4 इयर्स ऑफ मैरिज में उसने एक बार भी कंसीव नहीं किया था। तो जब वो हमारे पास आई तो उसने सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस करवा रखे थे। ऑब्वियसली जब हमारे पास एक पेशेंट आता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए तो वो हर जगह से घूम के हमारे पास निराश होकर हमारे पास फाइनल अबोर्ड के लिए आता है। इस पेशेंट का भी यही स्टेट था। हमारे पास हिस्ट्रोस्कोपी, देन अल्ट्रासोनोग्राफी, हार्मोनल एसेस, सब इन्वेस्टिगेशंस, आईयूआई, हार्मोनल थेरेपी, आईवीएफ, सब ट्राई करके ये पेशेंट हमारे पास 22 अप्रैल 23 में आती है। 16 से 17 महीने ये इलाज कराती है हमारे पास आने से पहले, जिसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, देन आईयूआई, हिस्ट्रोस्कोपी, ये सब वो करवा के आती है हमारे पास। तो वो हमारी ओपीडी में आती है बिल्कुल निराश, पूरी तरह से होपलेस। उसको कोई उम्मीद नहीं होती कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके फादर हमारे यहाँ पे पेशेंट हैं, उसके फादर हमारे हॉस्पिटल के आसपास ही रहते हैं। तो वो उसको लेके आए कि एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेके देखो, हो सकता है तुमको आराम मिल जाए, तुम कंसीव कर लो। तो पेशेंट के फादर और पेशेंट साथ में आते हैं हमारे ओपीडी में, और जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ कि क्या चीफ कंप्लेंट है आपकी, तो पेशेंट ना बोल के उसके फादर हमें उसकी चीफ कंप्लेंट्स बताने लगते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि पेशेंट चुप है, जबकि एक फीमेल कंप्लेंट है। मदर इन लॉ आती, वो बोलती तो भी मुझे कुछ समझ में आता, बट फादर बोले जा रहे हैं और वो बच्ची कुछ नहीं बोल रही है, वो जबकि 29 ईयर्स ओल्ड इंजीनियर आईटी एम्प्लॉय फिर भी कुछ नहीं बोल रही है। तो फिर मुझे लगा कि फादर को बाहर भेज देना ही बेटर है। मैंने फादर को बोला कि सर आप प्लीज बाहर बैठ जाइए, मैं आपकी बेटी से बात करती हूँ। तो हमने उस डॉटर से फिर पूरा केस टेकिंग का प्रोसेस शुरू किया। तो नेक्स्ट, जैसे ही फादर रूम से जाते हैं, पेशेंट थोड़ा सा राहत की सांस लेती है, और फिर हम उससे उसकी पूरी लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछते हैं। तो वो बहुत डिटेल में हमें बताती है। हैदराबाद में ही पली बड़ी लड़की है वो, और उसने अपना यूजी बीटेक से किया, हैदराबाद में आईटी एम्प्लॉय है। तो वो बताती है कि मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं बचपन से ही, और वो मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं। सारे डिसीजंस मेरे उन्होंने ही लिए हैं, मुझे क्या पढ़ाई करनी है, मुझे किस से शादी करनी है, और मुझे कहाँ सेटल डाउन होना है। तो वो कह रही थी कि जो मैं सोचती हूँ वो सब मेरे खिलाफ, मेरे विल के अगेंस्ट
मेरी इंडिविजुअलिटी, ये पेशेंट के वर्ड्स हैं, दैट एज इफ हर फादर सप्रेस्ड हर इंडिविजुअलिटी। तो बोल रहे मैं कॉन्स्टेंटली सेल्फ डिनाइल में, मुझे ऐसा लगता है रहती हूँ, एक इमोशनल ड्रेन मुझे फील होता है। बताते बताते वो रोने भी लगती है। 2019 में उसकी शादी होती है। कहती है जब भी कोई बात हो मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, पर क्योंकि मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ तो मैं वो इरिटेबिलिटी कंट्रोल कर लेती हूँ। हालांकि मुझे ये जो आउटबर्स्ट्स हैं ये निकालने पड़ते हैं, और अब 4 साल हो गए शादी के तो मैं निकाल भी देती हूँ। बहुत सैड थी, बहुत होपलेस थी अबाउट कंसीविंग, क्योंकि उसे लगा कि मैं डॉक्टर हर इलाज करवा चुकी हूँ, मैं हर प्रोसीजर करवा चुकी हूँ, 4 साल में कुछ नहीं हुआ तो होम्योपैथी से क्या होगा। वो तो मेरे पापा यहीं रहते हैं तो उन्होंने बोला इसलिए मैं आ गई। मेरे साथ कांस्टेंट मतलब फ्रेंड्स हैं, वो सब बोलते रहते हैं कि क्यों कंसीव नहीं किया, क्यों कंसीव नहीं किया। ये पीयर प्रेशर हमेशा हर इनफर्टिलिटी कपल के साथ रहता है, तो इसके साथ भी वैसा ही था। तो आप समझे अभी तक इस लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशंस में जो फादर है वो बहुत डोमिनेंट है, इस बच्चे को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं। उसने ये भी बताया था, हमें याद है कि उसके फादर उनके दोनों के पीछे पड़े हुए, हस्बैंड वाइफ के, कि तुम बाहर सेटल हो जाओ, अब्रॉड सेटल हो जाओ, ये नहीं होना चाहती। तो इस बारे में भी इन लोगों की लड़ाई होती थी। कहती मुझसे अगर मैं मना करती हूँ तो मेरे हस्बैंड को कन्विंस कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए। तो वो हमेशा एक प्रेशर फील करती है अपने फादर की तरफ से। ये एक लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन था। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में 13 ईयर्स की एज में इसको चिकन पॉक्स होता है। हेमोरॉइड्स थे 4 से 5 साल पहले। कोविड-19 से भी इसने सफ़र किया था, बट मेजरली कोविड-19 में ज़्यादातर सिर्फ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स थे इस पेशेंट को। फैमिली हिस्ट्री में फादर हमारे ही हॉस्पिटल में पेशेंट हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमारे हॉस्पिटल से दवाई ले रहे हैं। मदर को हाइपरटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म है। फिजिकल जनरल्स हमने डिटेल में लिए तो कुछ खास मार्क नहीं था। ज़्यादा मार्क जो हमें लगा वो इसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री थी। बेसिकली हैबिचुअल कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट, शी हैड टू स्ट्रेन, और हिस्ट्री ऑफ हिमोरॉइड्स भी था, तो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थर्मल्स नहीं मिले, बेसिकली टुवर्ड्स चिली हमको लगा पेशेंट थी। फिर हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में मॉडरेटली बिल्ट फीमेल, moderate nourishment, BP was normal, pulse was okay, weight was 62 kgs, everything was within normal limits. Systemic examination भी सब within normal range था। menstrual history थोड़ी सी peculiar हमें लगी क्योंकि ये पेशेंट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की भी पेशेंट है। 13 ईयर्स में मेनार्की हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ। जब हमारे पास पेशेंट आई थी तो 8 अप्रैल 23 इसका साइकिल था, लास्ट रेगुलर साइकिल्स थे। 4 से 5 दिन तक साइकिल रहता है, क्लॉट्स ऑकेजनली रहते हैं। और जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हमें जो सिम्टम्स मिले, मेंसेस से पहले लो एब्डोमिनल पेन बताती है पेशेंट, एक्नी हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट्स, और भूख ज्यादा लगने लगती है। जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो उसके ज्यादा मार्क्ड सिम्टम थे कि जब भी पीरियड स्टार्ट होने होते हैं उससे 3-4 दिन पहले मुझे एक्नी हो जाता है, मुझे लूज मोशन हो जाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा साइकिल अभी पास है। ल्यूकोरिया होता है, मेंसेस से पहले होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो पेशेंट हमें बताती है कि खुली हवा में जाके मुझे बहुत मजा आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में मुझे राहत मिलती थी। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिए। प्री मेंस्ट्रुअल में एक्नी, डायरिया, हंगर बिफोर मेंसेस, एंड ओपन एयर लॉन्गिंग फॉर बिफोर मेंसेस। तो हमने इस पेशेंट का टोटलिटी बनाया। ये 15 सिम्टम्स हमने टोटलिटी के बनाए जो हमें बहुत पेक्यूलियर इस केस में मिले। एलिमेंट्स, डोमिनेशन, कॉजेशन जो है, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, delusion, imaginations, influence is under a powerful confusion of mind, identity as to his, pressure, constant feeling, anger on contradiction, irritability, feeling of helplessness, sadness, feels overstrained, drained, amelioration, fresh, cool air,
acne before menses, hunger before menses, stools, habitual constipation, straining while passing stools, hard, history of allopathic medicines, hormonal pills. आई थिंक आप सब अग्री करते होंगे इस टोटालिटी से, तो आगे बढ़ते हैं। हमने पेशेंट को 22 अप्रैल को फॉलिक्यूलाइनम 30 3 पाउडर डोजेस रोज रात को एक बेड टाइम पे लेने के लिए दिया, फॉलोड बाय प्लेसिबो 3 टाइम्स अ डे 30 नंबर ग्लोब्यूल्स में 1 महीने के लिए। और फिर हमने पेशेंट को बोला आप हमें 1 महीने बाद आके मिलिए। हमने पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें मिलिए, कोई फीवर कफ कोल्ड कुछ भी होता है रेगुलरली वॉक करते रहिए, कुछ जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जंक फूड नहीं लेंगे, रेगुलर मील्स लेंगे, अच्छी स्लीप लेंगे और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करेंगे। 20 मई को पेशेंट हमारे पास आती है नेक्स्ट फॉलोअप के लिए। सब कुछ ठीक होता है, फैमिली में सब कुछ यूजुअल होता है, तो हम पेशेंट को फॉलिक्यूलाइनम अब 1 mg पोटेंसी में देते हैं, 3 पाउडर डोजेस सेम वे में रात को 3 कंजिक्यूटिव नाइट्स के लिए। नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास 17 जून को आती है और बोलती है कि उसे एब्डोमेन में राइट साइड में ड्रैगिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, बैकअप हो रहा है 1 दिन से, रेडिएटिंग टू हिप, वीकनेस फील हो रही थी, थकान फील हो रही थी, टायर्डनेस फील हो रही थी, भूख कह रही थी कि सिंस 3 डेज सुबह के टाइम में भूख ज्यादा लगने लगी है। स्लीप 2-3 दिन से डिस्टर्ब थी जब वो हमारे पास आई। एंड देन शी ऑल्सो सेड दैट जून में उसको पीरियड नहीं हुआ। उसने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया घर पे ही, तो यूपीटी पॉजिटिव आया। फिर हमने पेशेंट को कुछ एडवाइजेस दिए, हमने पेशेंट को रूब्रम दिया, प्लेसिबो दिया 3 पाउडर डोजेस में सेम लेने के लिए, और हमने पेशेंट को 3 वीक्स के लिए दिया साथ में, क्योंकि वो दूर से आती थी हमारे पास, वो पेरेंट्स के घर आई हुई थी इसलिए आना हुआ था, पर घर उसका दूर था, इन लॉज का घर, तो हमें लगा उसको ज़्यादा तकलीफ ना, ज़्यादा ट्रैवलिंग उसकी अवॉइड करते हुए उसके घर के आसपास जो उनका फैमिली GYOBN है, गायनी ऑब्स्टेट्रिशियन है, उनके पास वो फॉलोअप के लिए जाए, एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाए, उसकी कन्वीनियंस हमने दिमाग में रखते हुए उसको ये सलाह दी। और उसी हिसाब से फिर हमने उसको बोला कि आपकी GYOBN जो भी आपको जब भी अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह के लिए बोलेगी या सप्लीमेंट्स बोलेगी, आप उस तरह से लेते रहिए। तो ये पेशेंट जो कि 4 साल से हमारे एलोपैथिक ले रही थी, जो 4 साल बाद थक हार के उसके फादर लकीली उसको हमारे पास लेके आए, हमने उसको इंटरवीन किया, फॉलिक्यूलाइनम दिया और फिर वो कंसीव किया उसने। तो उसकी मेंटल स्टेट, उसकी खुशी का जो ठिकाना था, ठिकाना ही नहीं था, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। उससे पहले इस केस के थ्रू फॉलिक्यूलाइनम के बारे में कुछ सिंथेटिक रेपर्टरी के थ्रू मैंने कुछ रूब्रिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि फ्यूचर में आपके भी फॉलिक्यूलाइनम काम आ सके। बिकॉज लेटली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ फॉलिक्यूलाइनम को, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा PCOD के और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, एंड देखने पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट फॉलिक्यूलाइनम के आ रहे हैं। माइंड के सिम्टम्स मैं बताती हूँ आपको। माइंड रेप्ड बीइंग एग्रवेशन एलिमेंट्स फ्रॉम, माइंड डोमिनेशन बाय अदर्स एग्रवेशन, माइंड delusions, imagination's influence is under a powerful, mind confusion of mind identity as to his, mind sensitive oversensitive sensual impressions too, mind sensitive oversensitive reprimands criticism reproaches to, mind sadness anger vexation aggravation, sadness excitement emotional aggravation, excitement, excitable, alternating with sadness, menses before, indifference, apathy, alternating with anger, vexation. Generalities में food and drinks, food in general, desires, menses before. ये पेशेंट की सोनोग्राफी रिपोर्ट है, where there is, she is UPT positive. तो AMVI हॉस्पिटल में पेशेंट ने
अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंटीनेटल। और उसके बाद ये पेशेंट 17 फरवरी नेक्स्ट ईयर 24 को हमारे पास एक हेल्दी बेबी बॉय को लेके आते हैं हमारा ओपीडी में। पूरा फैमिली आती है। नॉट ओनली दिस, स्पेशली एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, एज अ ग्रेटिट्यूड, दे रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर अस, जो मैं चाहूंगी आप सुने। Baby till now. So we were going to places since 3 years we have planned for child, and so many hospitals we visited regularly. So most of the preliminary checks were done, and like follicular study and tubes blockage, etc. Everything was ruled out, everything was fine, and we didn't have answer. And later, after wasting much of our time, we were sent to fertility treatment, like we were routed there. So I have been through 2 IUI cycles and also undergone hysteroscopy later as they two were failed. So hysteroscopy, after having hysteroscopy again, they have asked me to go for IVF. There was a lot of pressure put by the doctors over there to undergo the IVF because my reserve was reducing, and my age is around 30. So they have suggested that the reserve would diminish if I don't take a hasty decision. But somehow my husband was not interested in that process because IVF involves a lot of artificial things that has to be done, and your body has to undergo so many changes with the injections that they give around 12 days every month. So then the embryo transfer and stuff. So I was interested, but having said, the family and my friends have suggested not to go for it, and we can wait for some time. I was in a position that I will not go further for any of the treatments because lots of scans and lots of stuff has happened in between. So this all happened in the phase of November to March, and by March I lost all the hope. And then one day, my father, who stays at Muchintal, nearby, went to my maternal home just as we had few holidays. So then they came up with a plan to go to take me to the Jim's hospital and have the homeopathy treatment taken. Frankly speaking, I did not have any hope on any of the treatments, and same for the homeopathy. Same was the case with my husband. We just went as they had some hope on it. So we gave a shot, and then we met Dr. Mayur Sharma, who was very calm, patient, and listened to everything what we were saying. And she got all the answers what she wanted, and we were not forced to go there like every alternative day, which usually happens, like for the follicular scans, that scan, this scan, nothing. And the only thing she asked was our history, and then she gave a normal medication, which was not like plenty of tablets and stuff, which I earlier used to take only small pills. That too for just a bottle of pills, and same for my husband. Then in 1.5 months or so, I was conceived, and that was my third visit with the doctor. So you can blindly trust the doctor, give it to her, have faith on the treatment. तो ये पेशेंट और उसके हस्बैंड हमें वीडियो बना के भेजते हैं, जिससे हम लोग एक टीम बना के काम करते हैं ओपीडीज में। हमारे साथ, मैं जैसे प्रोफेसर हूँ, मेरे साथ मेरे पीजी स्कॉलर्स रहते हैं, इंटर्न्स रहते हैं। तो हम
पीजीज के साथ, इंटर्न्स के साथ सारा केस टेकिंग, सारे रूब्रिक्स डिस्कस करते हैं। मेरे पीजीज मेरे साथ आर्ग्यू भी करते हैं, मैम आपने ये रूब्रिक क्यों लिया, आपने ये रूब्रिक क्यों नहीं लिया। तो डिटेल में सब डिस्कस करने के बाद, एक रेपर्टोरियल टोटलिटी बनाने के बाद, कीन ऑब्जर्वेशन के बाद हमने इस पेशेंट को फॉलिक्यूलाइनम दिया और हम सक्सेसफुल भी रहे, होम्योपैथी का नाम रोशन किया। ये कपल ने उसके बाद, अभी की बात है, ओके मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी की बात है, इस कपल का कजन था जो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आया था, और उसको वहाँ मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था। एंड आई थिंक लास्ट वीक ही हमें वो उस कपल के पेरेंट्स बताने आए कि वो कपल ने भी कंसीव कर लिया है। प्रॉपर सोनोग्राफी रिपोर्ट्स लेके आए थे। तो ये कॉन्फिडेंस है जो हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स को जो होपलेस हैं। एक ड्रग जो बहुत प्रोफ्यूजली हम प्रैक्टिस में यूज नहीं कर रहे हैं, कीन ऑब्जर्वेशन से, उसकी प्री मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से, उसकी लाइफ स्पेस हिस्ट्री से हमने रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया और इसको मैथमेटिकली फिट करके, सिम्टोमेटोलॉजी में फिट करके उसको फॉलिक्यूलाइनम दिया। कुछ फॉलिक्यूलाइनम के इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। आई होप दैट विल बी यूजफुल फॉर यू आपकी प्रैक्टिस में। इसी के साथ हम नेक्स्ट एक और क्रॉनिक केस की ओर चलते हैं। उससे हमें पता चलेगा और कि ऑब्जर्वेशन कितना ज्यादा जरूरी, और नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन, एक केस स्टडी में एक टीम वर्क कितना ज्यादा जरूरी। कोई चीज आप मिस कर जाते हो, आपकी टीम ऑब्जर्व कर लेती है, आपकी टीम ऑब्जर्व नहीं कर पाती, आप ऑब्जर्व कर लेते हो। इस तरह से आप एक केस सॉल्व कर पाते हो, उसको प्रोसेस करके, उसको एनालाइज करके, उसकी टोटलिटी बना के। तो 42 ईयर्स ओल्ड मैरिड फीमेल हमारे एक रेगुलर कैंप पेशेंट है, जो हमारे कैंप में माइग्रेन के लिए हमारे मेरे पीजी से दवाई लेती थी। फिर उसके बाद उसको मेरे पीजी ने बोला कि आपको प्रॉब्लम जो है, ये नई प्रॉब्लम उसको कंप्लेंट आई, तो उसने मेरी ओपीडी डे पे उस पेशेंट को बुलाया। वो पेशेंट फिर हमारे पास आती है और हम उसकी चीफ कंप्लेंट्स नोट करते हैं। उसको नीज में 7 से 8 महीने से पेन हो रहा था, ज्यादातर राइट नी में, वो जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। साथ में उसको पैरों में ऐसा लगता था पैर सो गए हैं, टिंगलिंग फील होती थी, ड्रैगिंग टाइप ऑफ पेन था। नी फ्लेक्शन पे, फिजिकल एक्सर्शन पे पेन बढ़ रहा था। जब आराम करती थी तो पेन घट जाता था। लोअर बैक में बैठने पे पेन ज्यादा होता था, लेटने पे पेन आराम मिलता था। फिर हमने पूछा तो कोई इंजरी की हिस्ट्री नहीं थी, कोई टाइम मोडेलिटी नहीं थी। इसके साथ साथ पेशेंट की नींद भी डिस्टर्ब थी, बिकॉज उसकी बेटी की मैरिड लाइफ में कुछ डिसहार्मनी चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसकी वजह से वो सोच सोच के इसकी स्लीप इस पेशेंट की डिस्टर्ब थी। पिछले 4 महीने से ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और ऐसे जैसे मैंने बताया, कैंप में ये माइग्रेन के लिए दवा लेती थी, तो पास्ट हिस्ट्री में इसको रेकरेंट हेडेक्स थे जो कि इसके ठीक हो गए थे। हमारे पास ये बेसिकली नीज और बैक के पेन के लिए और अनरिफ्रेश्ड स्लीप के लिए आए थे पेशेंट। एक्सरे में हमने देखा वेरी अर्ली चेंजेस ऑफ डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज ऑफ द नी था। पेशेंट की एज 42 थी, तो ज्यादा कुछ डिजनरेटिव चेंजेस थे नहीं। फिजिकल जनरल्स, एपेटाइट, थर्स्ट, डिजायर्स, एवर्जन्स, पूरा हमने फिजिकल जनरल्स लिया, सब ठीक था एक्सेप्ट स्लीप जो कि डिस्टर्ब थी और अनरिफ्रेश थी। परसिस्टेंट अपनी बेटी की मैरिटल लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में सोच सोच के उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। ये बात वो बार बार हमें बता रही थी, डॉक्टर मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, मेरी बेटी की शादी हुई है और वो बहुत खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत डिस्टर्ब रहती है, ये सोच सोच के मेरी नींद डिस्टर्ब। फैमिली हिस्ट्री में मदर को डायबिटीज था, ब्रदर को भी डायबिटीज था, और सिस्टर को हाइपोथायरॉयडिज्म, रूमेटिक आर्थराइटिस, डायबिटीज और यूटेराइन फाइब्रॉइड। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में भी हमें कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मिला, बस मेंसेस से पहले उसको मस्कुलर पेन होता था, वो उसने हमें बताया था। जब पेशेंट हमारे पास आती है तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में बीपी उसका 140/80 था, वो एलोपैथिक मेडिसिन ले ही रही थी।
तो सब कुछ कंट्रोल्ड ही था। फिर हम पेशेंट की लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका थोड़ा सा मेंटल जनरल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वो बता रही थी कि 15 साल हो गए उसकी खुद की शादी को, उसके और उसके हस्बैंड के रिलेशंस अच्छे थे, सब शेयर करती थी। और उसको लाइक ऑनेस्ट लोग पसंद थे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो मन में है वो सामने बोल दे। उसको ये झूठ छल कपट छलावा, कहती है मुझे डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ बोलते हैं। बहुत फास्टिडियस फीमेल थी, बहुत साफ सफाई उसको पसंद थी, इतने कि वो दूसरों के घर जाके भी साफ सफाई कर देती थी। अगर किसी के घर गई है और साफ सफाई नहीं है तो वो वहां खाना खाना पसंद नहीं करती थी। खुद बीमार होती थी या बीमार होती है तो भी वो खुद सब कुछ साफ सफाई करके रखती। अगर लोग उसके साथ अच्छे हैं बिहेवियर में तो ये उन पे जल्दी से भरोसा कर लेती है और जल्दी से माफ भी कर देती है। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव फीमेल थी, अपनी मन की बात अच्छे से एक्सप्रेस कर रही थी। गुस्से में बोल रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा चिल्ला पड़ती हूँ मैं गुस्से में। लेकिन अभी उसको सबसे ज्यादा चिंता क्या थी कि जो डॉटर की मैरिज हुई है उसकी वजह से मेरी बेटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, वो सफर कर रही है, इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम की बहुत सी मदर्स को इस तरह से होती है, पर ये इतना ज्यादा बोल रही थी तो हमें लगा कुछ प्रॉब्लम होगी। जब हमने पता किया तो उसने कहा कि मैंने ही अपनी बेटी को इस शादी के बंधन में जबरदस्ती बांधा था, मैं ही उसके पीछे पड़ी हुई थी, नहीं तो इसी से शादी करेगी। जबकि मेरी बेटी बिल्कुल उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो उससे 11 साल बड़ा था। मैं क्योंकि लोगों के कहे में आ जाती हूँ, मैं एक शादी में गई, वहां मेरी एक रिश्तेदार ने मुझे रिश्ता बताया, मुझे रिश्ता ठीक लगा, उसने मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब, इसलिए मैं उसके कहे में आ गई और मैंने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा फोर्स किया, लिटरली फोर्स किया। क्या हुआ, 11 साल बड़ा है, इकलौता बेटा है, कमाता है, तो तुम इससे शादी करो, खुश रहोगे। ये अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, बोलने लगी कि तू इससे शादी नहीं करेगी तो मैं सुसाइड कर लूँ, सुसाइडल थ्रेट्स देने लगी। अल्टीमेटली बेटी ने इससे शादी कर ली, पर वो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि जो हस्बैंड का बिहेवियर था इसकी बेटी के लिए प्रति वो अच्छा नहीं था। और अपनी बेटी की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच के ये मदर बहुत ज्यादा टेंशन में, मेंटली डिस्टर्ब्ड, बहुत चिंतित। इसकी वजह से वो कहती है मैं सोच में पड़ गई, फिर मेरे जॉइंट्स में पेन धीरे धीरे शुरू हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर होने लगा, ये सब कह रही है इसी दौरान हुआ मुझे। और क्योंकि वो अपने आप को अपनी बेटी की मिजरेबल स्टेट के लिए गिल्टी फील कर रही थी, रिस्पॉन्सिबल, कि मेरी वजह से है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरी बेटी की जो आज हालत है उसकी जिम्मेदार मुझे लगता है मैं हूँ। तो शी कुड नॉट शेयर दिस टू द रिलेटिव्स। उसे लगा कि मैं अब ये सब प्रॉब्लम्स अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करूंगी तो वो लोग मुझ पे हंसेंगे कि तूने ही बोला था उसको शादी करने को, वो तो मना कर रही थी, तूने क्यों बोला, अब पछताओ। सो उसे लगा लोग मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए वो बताने लायक भी नहीं थी। और फिर वो डायरेक्ट भगवान से ही पूछने लगी ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है, मैंने ये गलती क्यों की, मुझे रोका क्यों नहीं, एक अच्छा डिसीजन लेने को वो डायरेक्ट गॉड से ही बातें करने लगी। तो एक बार क्या हुआ, ये वापस से हमारे कैंप में जाती है बेटी की शादी के बाद। बेटी हमारे उसी पीजी से दवाई लेने के लिए जाती है, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होती है। वो हमारा पीजी बहुत ज्यादा अच्छा लिसनर है, तो सोचती है कि मैं उसी पीजी से दवाई लेके जाती हूँ कैंप में, कैंप इनके घर के पास लगता है। तो हमारे पीजी ने मुझे क्या बताया मैम, जब मैं डॉटर से बात कर रहा था, उसका केस ले रहा था, तो मुझे लगा मदर नहीं, उसकी मदर ने उस पीजी से दवाई लेनी छोड़ दी थी। इस दौरान उसको गिल्ट फीलिंग था कि मैं इसके पास भी जाऊंगी, क्योंकि इस पीजी ने भी उसको बोला था कि आप क्यों कर रहे हो इस बंदे से शादी, है आपकी बेटी से इतना बड़ा है। तो वो उस पीजी से भी कट रही थी, उसके पास भी नहीं गई। वहां पे हमारे कैंप में 4-5 टेबल्स रहती हैं, तो काफी बड़ी टीम जाती है एक कैंप में। तो और पीजीज थे, वो और पीजीज के टेबल पे जाके अपने लिए दवाई ले रही थी, इस पीजी के पास वो गई ही नहीं उस दिन के बाद, जब उसकी बेटी की मैरिज फेल हुई। बेटी पूछ रही है, फिर वो कहता है मैम मैं देख रहा था वो इस तरह से दूसरे डॉक्टर के पास दवाई लेने गई कि वो मुझसे नजरें चुरा रही थी, जैसे कि उसने बहुत गलत काम कुछ कर दिया हो और अगर मैं उसे देख लूंगा तो मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा, या मैं उसका फनी वे में उसका मजाक उड़ाऊंगा या कुछ
उसको ऐसे वो मुझसे कट रही थी। तो जब हमने उससे पूछा, जब हमारे सामने वो थी, जब आई हुई थी हॉस्पिटल में, तो कहा कि मैंने ही अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है, और ऐसे में मैं लोगों की नजरों से नजरें मिला नहीं सकती, एटलीस्ट उन लोगों की नजरों से नजरें नहीं मिला सकती जिन्होंने मुझे इस चीज को करने के लिए मना भी किया था। खास तौर पे सर ने, मतलब वो मेरे पीजी की तरफ देख के बोलती है, सर ने मुझे मना किया था, तो मैं सर से नजरें मिलाने लायक ही नहीं थी, मैं देख ही नहीं पा, इसलिए मैं दूसरे टेबल पे जाके दबाई। इसीलिए मैं अपने रिश्तेदारों से भी बच रही थी, उनको भी नहीं बता रही थी। तो ये बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये बात पेशेंट बहुत कन्विक्शन से, बहुत उदासी से, जैसे अंदर तक खा गई उसको ये बात, ऐसे बोल, बहुत गिल्टी, बहुत शर्मनाक उसके लिए सब था, उसकी बेटी का ये उसकी तरफ से फोर्स करके शादी। फिर हमने रेपर्टरी सर्च करनी शुरू की कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इस पेशेंट के लिए, इसको रेपर्टोरियल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें एक रूब्रिक मिला, माइंड डेल्यूजन रॉन्ग, डन रॉन्ग ही हैज, लुक एनीवन इन द फेस एज अदर्स न्यू दिस एंड कुडंट। हमें जब ये रूब्रिक पढ़ा तो हमें लगा ये तो बिल्कुल वही लाइन है जो पेशेंट खुद बोल रही है, मैंने कुछ गलत किया है, मैंने गलत किया है, और मैं जिन लोगों को ये पता है मैंने गलत किया है, मैं उनकी नजरों में नजरें मिला के देखी नहीं। एक्सट्रीमिटीज पेन नीज, बैक पेन एग्रेवेशन सिटिंग, स्लीप अनरिफ्रेश। ये जो रूब्रिक मैंने हाईलाइट किया है, माइंड डिल्यूजन रॉन्ग, डन रॉन्ग ही हैज, लुक एनीवन इन द फेस एज अदर्स न्यू दिस एंड कुड नॉट। एक ही ड्रग थी पूरी रेपर्टरी में, कोबाल्टम मेटालिकम। हमने उसको कोबाल्टम मेटालिकम 1 mg पोटेंसी में 3 पाउडर डोजेस 3 नाइट्स के लिए बेड टाइम पे लेने के लिए बोला। साथ में हमने उसको रूब्रम दिया 13 ग्लोब्यूल्स में 3 वीक्स के लिए। फिर हमने उसको एक कैल्शियम सप्लीमेंट भी एडवाइस किया, क्योंकि वो पेरीमेनोपॉजल एज की ले रही थी, तो हमने उसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी एडवाइस किए। तो ये जो मोस्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर था इस पेशेंट का, जो हमारे पीजी स्कॉलर ने कैंप में ऑब्जर्व किया, कि वो उसका टेबल पे ना आके उससे नजरें चुरा के दूसरे टेबल पे जाके दवाई ले रही थी, ये, और इस रूब्रिक का हमारा पेशेंट से फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन के टाइम पे कंफर्म करना, उससे पूछना कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। कॉन्फिडेंटली हमने सिर्फ एक इस सिंगल रूब्रिक के बेसिस पे पेशेंट को कोबाल्टम मेटालिकम दिया, और बाद में कोबाल्टम मेटालिकम इतना कॉमनली बहुत रेयर प्रिस्क्रिप्शन है, हमें लगा हमें सोर्स बुक से कुछ बुक से पढ़नी चाहिए लिटरेचर, तो हमने हेरिंग्स से तभी उसी वक्त ये ड्रग पढ़ी, जिसमें हमें सारे के सारे सिम्टम्स जो हमारे पेशेंट के थे समझ में आए। तो ग्रेट एक्सिलरेशन ऑफ स्पिरिट्स, ऑल मेंटल एक्साइटमेंट इंक्रीजेस सफरिंग्स। तो ये जो लास्ट लाइन है, जैसे हमें पेशेंट ने बताया 7 से 8 महीने से मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मुझे हाई बीपी हो गया है, कब से, जब से मैं अपनी बेटी की मैरिज की लाइफ के बारे में चिंतित हूँ। दूसरा, डिजीनेस, फीलिंग एज इफ हेड, मतलब हेडेक भी था इसको, और देन लेट अस कम टू स्लीप, लाइंग डाउन बैक एक अमिलियोरेशन था, सिटिंग एकिंग इन बैक एग्रेवेशन था। जब हम ये पढ़ रहे थे कोबाल्टम हेरिंग्स में, तो हमें लगा कि not only that one rubric, the whole rubrics were being covered by cobaltum. Distressing drowsiness in evening, sleeps, again disturbed unrefreshing sleep. तो स्लीप भी डिस्टर्ब थी, हमारी बैक एक की मोडालिटीज मैच कर रही थी, लाइंग डाउन बैक एक अमिलियोरेशन, सिटिंग एकिंग इन बैक एग्रेवेशन, स्लीप वाज मैचिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड सिम्टम वाज मैचिंग। तो बड़ी कॉन्फिडेंस से हमने उसको कोबाल्टम 1 mg पोटेंसी में दिया, और ये हमारा पेशेंट का पूरा फॉलोअप हिस्ट्री है। फर्स्ट फॉलोअप, हम पेशेंट्स को 21 डेज की ही दवाई देते हैं, तो फर्स्ट फॉलोअप 21 डेज के बाद स्लीप 60% इम्प्रूव थी, मेंटली पेशेंट 50% बेटर थी, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रही थी, और इतना कि उसने बोला कि मैं अपनी बेटी को भी आपके पास लेके आऊँगी ताकि वो भी थोड़ा सा आपसे दवाई लेके बेटर फील करे। नी जॉइंट्स में, बैक में 20% पेन बेटर था, और अपने घर के काम जो थे, जो पहले उसको बहुत ज़्यादा पेन की वजह से नहीं कर पा रही थी, वो कंफर्टेबली कर रही थी।
फिर से हमने पेशेंट को सिर्फ प्लेसिबो दिया 21 डेज के लिए। सेकेंड फॉलोअप में स्लीप बिल्कुल बेटर थी, रिफ्रेश्ड थी, मेंटली पेशेंट 90% बेटर थी, और अपनी बेटी के लिए हमसे अपॉइंटमेंट लेके गई। बैकएक, नीज पेन, वो भी 80% बेटर था। फिर से हमने पेशेंट को फाइटम दिया। एक फॉलोअप के लिए पेशेंट कैंप में आई, वो हमसे पूछ रही थी, तो आई टोल्ड हर कि हाँ आप कैंप में जा सकते हो, बिकॉज वो इम्प्रूव कर रही थी, तो हमें वैसे भी उसको प्लेसिबो पे ही रखना था। कैंप में हमारे पीजी से फॉलोअप रख रही थी। फिर 19 अक्टूबर को वो हमारे पास आती है और बोलती है कि मैं जो बीपी की दवाई है, जो मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ, वो भी छोड़ना चाहती हूँ, मैं आपसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। सारी कंप्लेंट्स उसकी बेटर थी, बीपी भी उसका 140/86 था उस वक्त जब वो हमारे पास आई, इसलिए हमने उसको डोज टेपर डाउन करने के लिए बोला और हमने उसको फाइटम दिया फिर से, और एक एक्सरे रिपीट करने के लिए। तो ये सेकेंड केस था जिसमें हमने एक और लेस कॉमनली यूज्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, एक क्रॉनिक केस में, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिससे हमें और पेशेंट्स भी। तो ऐसे हमारे लिए होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की कला बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो केस स्टडीज होती हैं, जो हम केस स्टडीज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। और केस स्टडीज के लिए जो कीन ऑब्जर्वेशन है, वो जो हम अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई किया हमने, सारे जो हमारे रूल्स हैं कीन ऑब्जर्वेशन के, सब हमारे ऑर्गेनॉन में है। जो स्किल है, जो हमारी केस टेकिंग की, ऑब्जर्वेशन की, ये स्किल्स कैसे अप्लाई करनी है, ये कौन सी भाषा यूज करनी है, ये हमारी रेपर्टरी की भाषा, ये हमारी होम्योपैथिक रेपर्टरी में मेंशन्ड है। फिर की नोट प्रिस्क्राइबिंग है या मेटीरियल मेडिका प्रिस्क्राइबिंग है, कैसे हम सिम्टम्स को मैच करके दवाई देते हैं, सारा हमारा मेटीरियल मेडिका में। तो हमारे होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के जो 3 खास पिलर्स हैं, रेपर्टरी, ऑर्गेनॉन और मेटीरियल मेडिका, इन तीनों के बेसिस पे हम एक सिमिलिमम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। क्रॉनिक केस टेकिंग, एक्यूट केस टेकिंग में ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस हम रोज समझते हैं। ऑब्जर्वेशन हर चीज में जरूरी है। ऑब्जर्वेशन ने इतिहास बदल दिया है। जो थ्योरी है हमारी एवोल्यूशन की बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो भी ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है। जो लुई पास्चर ने पेनिसिलिन की खोज की, वो भी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है। फिजिक्स में एक रेवोल्यूशनरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो भी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है। न्यूटन्स लीनियर मूवमेंट, एप्पल फॉलिंग इन अ लीनियर मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, हम जो अवलोकन है, हम इतने कीन, शार्प ऑब्जर्वर बने कैसे? क्या चीजें हैं जो, क्या कला है, क्या टूल्स हैं जो हमें शार्प ऑब्जर्वेंट बनाती है? उसके लिए हमें क्या क्या टिप्स चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं? वो कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैंने पहले सेशन में भी बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स का जो ऑब्जर्वेटरी प्रोसेस है, वो शुरू होता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन से। हम ऑब्जर्व करते हैं आईज से, टेस्ट से, कानों से, टच से, फील करके, महसूस करके। तो अपने सारे सेंसेस खुले रखिए, यूज करिए, खास तौर पे आईसाइट। कोई भी चीज, कोई भी फिनोमेना, कोई भी घटना आपके आसपास घट रही है, उसको देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। हर चीज के बारे में, कोई चीज क्यों हो रही है, अगर हम पेशेंट से पेशेंट की पूरी लाइफ स्पेस या कोई भी चीफ कंप्लेंट सुनते रहते हैं और उसको कोरिलेट नहीं करते हैं, या उसके बारे में हम क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं बाद में, तो हाँ वो आधा रह जाता है, अधूरा रह जाता है। जैसे हमें पेशेंट ने बताया 7-8 महीने से मुझे ये तकलीफ हो रही है, 7-8 महीने से मुझे जॉइंट्स में पेन है, तो हमने उससे पूछा 7-8 महीने पहले क्या हुआ था। 7-8 महीने पहले उसकी बेटी की मैरिज टूटने लगी थी, तो हम उसको कोरिलेट करते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, फिर ये हमारा थॉट प्रोसेस बनता है, फिर हम सोचने लगते हैं, फिर हमें समझ में आता है कॉजेशन।
एलिमेंट्स फ्रॉम, जो हम होम्योपैथी में बोलते हैं कि ये कारण रहा जिसकी वजह से इस पेशेंट को ये सफरिंग हो रही है। तो इतना समझ में आया कि जहां ये मेंटली पेशेंट सफर करता है इसको फिजिकल सिम्टम्स, जो मैंने आपको कोबाल्टम के लिटरेचर में भी दिखाए। तो इंक्विजिटिव बनो, क्यूरियस बनो, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है देखो। और ये मत सोचो कि मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं इतने केसेस देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, मैं तो टिप्स में केस सॉल्व कर लेती हूँ और देख के पेशेंट को। हर नया केस एक बिगिनर की नजरों से देखो, हर नए केस पे उतना ही डिटेल्ड केस प्रोसेसिंग और केस एनालिसिस करो ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सको। बच्चे की तरह वो एक हंगर रहता है कुछ सीखने का, कुछ नया डिस्कवर करने का, वो अपने अंदर रखो, उसको खत्म मत होने दो। खुद से पूछो कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, मेरी अटेंशन कहाँ ज्यादा होनी चाहिए, मेरी प्रायोरिटी कहाँ है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको ऑब्जर्व करो, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिलीट करो या उसे इग्नोर करो। अपना फोकस एक चीज से दूसरी चीज पे जो जरूरी है वो करना सीखो। आपके चारों तरफ पेरिफेरल विजन में क्या हो रहा है उस पे भी अटेंशन दो। आप कहीं पे हैं, आप केस ले रहे हैं एक पेशेंट का, बाहर आपके जो वेटिंग एरिया है, आप उसमें भी ध्यान दे सकते हो क्या हो रहा है। मे बी वो पेशेंट जब आपके सामने आएगा तो बिल्कुल चेंज्ड पर्सनैलिटी रहेगा, उसका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा। बट जब वो पेशेंट वेटिंग एरिया में बैठा है तो वो थोड़ा श्रुअड है, थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा क्रूड है, तो वो फिटनेस आ जाती है। आप डॉक्टर के सामने बैठ के उसका तरीका चेंज हो जाता है। बट जो वो बाहर बिहेवियर है वो उसका एक जेन्युइन बिहेवियर है, वो एक फेक बिहेवियर नहीं है। इसलिए अपने पेरिफेरल विजन को भी अलर्ट रखो, उसमें भी अटेंशन। क्वेश्चंस पूछने के लिए हेजिटेट मत करो। अपने आपके पेशेंट, जैसे मैंने बताया, ज्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है जो आपको समझना है, जो आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी है। अगर आप उसको मिस कर दोगे तो आप क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे, और जो पेशेंट बोलेगा आप उसी पे भरोसा करके वही चीज सही लेके चल के आप गलत प्रिस्क्राइब कर दो। तो आप पेशेंट से पूछो, दोबारा पूछो। जब पेशेंट अपना चीफ कंप्लेंट और लाइफ स्पेस दे देता है तब आप उसको इंटरफेयर करो, राइट। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको और ऑब्जर्वेंट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, क्या टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन की, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या यूटिलिटी है इसकी प्रैक्टिस में, हम देखते हैं। जो साइंस है, साइंस में हम बहुत सारी तकनीक लेके आए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, धीरे धीरे धीरे। तो ये सब हमें डेटा कलेक्ट करने में काम आते हैं। अगर हम साइंस में, केस टेकिंग में डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम ऑथेंटिसिटी या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम अपना लिटरेचर नहीं बना पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हमारे पास एविडेंस बेस्ड केसेस होंगे, हम उतना ही ऑथेंटिकली हम आगे की दुनिया के सामने अपनी साइंटिफिसिटी प्रूव कर पाएंगे। सो डेटा बहुत ज़रूरी है, डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये 3 ग्रुप्स में है, जो मैं ब्रॉडली बता रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा हम माइन्यूट रिसर्च टर्म्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये लेक्चर ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस के लिए है। एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अगर मैं रिसर्चर हूँ और मुझे एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करनी है, तो जिस चीज की, जिस फिनोमिनन की, जिस सब्जेक्ट की मैं ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ, मैं उसका एक हिस्सा बनूंगी। सपोज मुझे कल्चर, एक पर्टिकुलर कल्चर का, एक रेस का के बारे में जानना है, वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, क्या दिनचर्या है। तो मैं उन्हीं के बीच रह के वही सब करके खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख रही हूँ, वो एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। नॉन पार्टिसिपेंट है कि मैं खुद उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं वो एक थर्ड पार्टी बन के और वो सब लिख रही हूँ, वो घटनाओं को लिख रही हूँ जिसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। देन स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड जैसे कि नाम बताता है कि हमने पूरा सेटअप, पूरा स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, आप उस स्ट्रक्चर में बस
फिल इन द ब्लैंक्स करते रहेंगे। हमने आपको पूरा केस फॉर्मेट भी दे दिया है, जो हम केस टेकिंग करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं अपने क्लिनिकल क्लासेस में, अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कैसे केस टेकिंग लेना है। वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, हम उनको पूरा का पूरा फॉर्मेट देते हैं फिनोमिना केस टेकिंग का। उसमें नेम, सारा प्रिलिमिनरी डेटा, सब जनरल्स, चीफ कंप्लेंट एसोसिएटेड, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। अनस्ट्रक्चर्ड में आपको खुले में जाके, नेचर में जाके ऑब्जर्व करना है, पेड़ कैसे उग रहे हैं और ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये एनिमल कैसे बिहेव कर रहा है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन में है, कोई रूम नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, कोई कन्फिनिटी नहीं है, कोई लैब नहीं है, कुछ नहीं। सेम इज कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। पूरा कुछ कंट्रोल्ड है, आपके हाथ में है, आपका ओपीडी है, आप इतने बजे आ रहे हैं, इतने बजे पेशेंट आ रहा है, आपको इतनी देर के लिए केस, सब कुछ कंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड मीन्स बस आपको जो भी दिख रहा है वो नेचर में है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन है। अभी तक तो हमने ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंस पढ़ा, फिर हमने ऑब्जर्वेशन का इमरजेंसी केसेस में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखा 4 केसेस के थ्रू। फिर ऑब्जर्वेशन कितना जरूरी है, मास्टर ने ऑब्जर्वेशन कैसे ऑर्गेनॉन में बताया है कितना जरूरी है। फिर वो ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक्यूट इमरजेंसी केसेस में नहीं, बल्कि क्रॉनिक केस टेकिंग में भी कैसे वो इतना कीन ऑब्जर्वेशन हमें सिमिलिमम तक ले जाता है, हमने वो देखा। फिर हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन अंदर से कैसे हम ऑब्जर्वेंट बने, कैसे खुद को ऑब्जर्वेंट बनाएं, अपने आप की ऑब्जर्वेशंस को कैसे शार्प करें। वो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। फिर ऑब्जर्वेशंस किस तरह की होती हैं, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ये थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन को मेडिकल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स इन केस टेकिंग, मुझे लगता है ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो आज का सेशन। डॉक्टर साहनी सर, आई थिंक वी शुड गिव अ हॉल्ट हियर। बहुत ही अच्छा सेशन है मैम आज का तो। 2 केस जो शेयर किए तो लाजवाब केस थे आपके। एक क्वेश्चन है मैम, हाँ बताइए। ओवे ओवेरिनम और ऑफरिनम और फॉलिकुलिनम को डिफरेंशिएट पॉलीक्यूलाइनम कैसे? एक्चुअली जैसे आपको कुछ रूब्रिक्स बताए ना, ऊफोराइनम, ओवेराइनम, ये बहुत ज्यादा कम प्रूव्ड ड्रग्स हैं, Prove नहीं हुए, ये पार्शली प्रूव्ड ड्रग्स हैं। इनके बारे में जो लिटरेचर अवेलेबल है ये भी बहुत कम है। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं एक मेडिना मेडिका की टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जब हम पेशेंट का केस लेते हैं, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होके पेशेंट्स का केस लेती हूँ। जैसे पुराने 2 केसेस में आपने देखा होगा आज के, हम जब अनबायस्ड होके केसेस लेते हैं तभी हमारा जो अप्रोच है वो इस तरह के रूब्रिक्स पे जाता है, जो रूब्रिक जिस बेसिस पे हमने कोबाल्टम दिया पेशेंट को। अब एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन के लिए बहुत सारी ड्रग्स हैं, हम फॉलिक्यूलिनम का भी सोचेंगे भी नहीं, लेकिन जब मैंने रेपर्टरी में देखा तो स्टैफ या फिर एनाकार्डियम, कार्सिनोसिन, जेलसेमियम, ये ड्रग्स तो हैं, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में फॉलिक्यूलिनम भी थी। फिर मैंने देखा कि हम फिर मैं बच्चों को क्या करती हूँ, रेट्रोस्पेक्टिवली पढ़ाती हूँ और मैं स्टूडेंट्स को एक टास्क देती हूँ। सपोज फॉलिक्यूलिनम फिर हमने पेशेंट को दिया और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो मेरे बच्चों में क्यूरियोसिटी जाग गई कि फॉलिक्यूलिनम एक्चुअली अच्छी ड्रग है, और मैं देती हूँ। पीसीओडी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और 3-4 पेशेंट्स हमारे हैं जो लेटली कंसीव किया जिन्होंने फॉलिक्यूलिनम से। तो पेशेंट्स को क्या बोलती हूँ, माइंड चैप्टर में जितने भी रूब्रिक्स हैं जिसमें उनको फॉलिक्यूलिनम दिख रहा है वो कंपाइल कीजिए। उस बेसिस पे आप पूरा का पूरा लिटरेचर बना सकते हैं अपनी ड्रग का, जहां मेटीरिया मेडिका बुक्स में ड्रग्स के बहुत कम लिटरेचर दिया गया है। अब आप फॉलिक्यूलिनम के लिए अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कम, आई थिंक जूलियन का कुछ थोड़ा बहुत लिटरेचर है फॉलिक्यूलिनम पे, उसका है वो, मैंने आई थिंक 7-8 पेजेस भी हैं। लेकिन जब हमने इसे ऐसे, जैसे मैंने आज स्लाइड में भी दिखाया आपको, फॉलिक्यूलिनम के कुछ रूब्रिक्स मेनली माइंड की से, तो हमें पता ही है फॉलिक्यूलाइनम है, एक सार्कोड है, और ये पैराफिन फॉलिकल से ही बनती है। ऐसे ही ऊफोराइनम है, ओवरी से बनती है, राइट, ओवेराइनम है,
डिफरेंट, बट ऑल आर सार कोड्स। माइंड कैसे पढ़ें, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन वही कर सकते हैं। अदरवाइज फिजिशियंस क्या कर रहे थे, इसको सिर्फ स्पेसिफिकली दवाई दे रहे थे, हार्मोनल चेंज। We were using these medicines like hormonal pills. So I use folliculinum in this particular case for primary infertility as a constituent, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे हमें समझ में आया कि डोमिनेशन बहुत ज्यादा था इस पेशेंट, और कार्सिनोसिन और एनाकार्डियम ना दे के कॉम्बिनेशन में मैंने folliculinum। तो ये सब समझने के लिए मुझे लगता है जब हम ये स्पेसिफिक ड्रग्स पढ़ते हैं ना, सारकोड्स हैं जो बहुत कम लिटरेचर है, हम रेपर्टरी के थ्रू पढ़ें तो हमें ज्यादा समझ में आए। बेसिकली हमें फाइनल जो लैंग्वेज है वो तो रेपर्टोरियल लैंग्वेज ही बना के समझना है। अगर हम पेशेंट के वर्ड्स को सुनने के बाद रेपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो हम एक रफ इमेज बना के दिमाग में, और अपने पुराने जो हमारी नॉलेज है, पुरानी इंफॉर्मेशन, पुराने केसेस जो हमने सॉल्व किए होंगे, बहुत बायस्ड होके हम पेशेंट्स को दवा देते हैं। ठीक होता है, नहीं होता नहीं होता, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो मुझे याद है मैं मुंबा देवी में इंटर्नशिप करती थी, तो विजेकर सर हमेशा बोलते थे कि होम्योपैथी मैथमेटिक्स है, तो केस न्यूमेरिकल जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्यूशन स्टेप वाइज आता है केस टेकिंग। 4 रुब्रिक्स फिट कर दो रेपर्टरी में एग्जैक्टली, तो अगर वो रुब्रिक्स कवर हो रहे हैं तो आप बिना किसी टेंशन के पेशेंट को सिमिलिमम समझ के दवाई दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी आता है, और रेपर्टरी के थ्रू भी हम मटेरिया मेडिका सीख सकते हैं। मैम ये रिपोर्ट कौन सी यूज करते हो आप? बेसिकली आई एम यूजिंग रेडार, बट क्योंकि अच्छा। हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हम जिस तरह का केस होता है उस तरह से रेपर्टरी यूज करते हैं। अगर हमारे पास मेंटल जनरल्स ज्यादा हैं, जनरल जनरलिटीज ज्यादा हैं, तो हम कैंट्स यूज करते हैं। अगर हमारे पास पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा हैं तो हम बोगर यूज करते हैं। अगर हमारे पास लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंसी ये सब ज्यादा है तो हम बीबीसीआर यूज करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, क्योंकि आप 24/7 एकेडमिक्स के टच में रहते हो। तो हम भी रोज हर केस से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। जैसे कोबाल्टम मेटालिकम मैंने उस दिन डिटेल में पहली बार खोल के पढ़ी होगी शायद। उसका बोरिक में भी बहुत अच्छा दिया हुआ, जो आपने सिम्टम बोरिक दिया ना में वो बोरिक में लिखा बाद हुआ। में हमने पढ़ा वो, बोरिक में भी अच्छा दिया, वो बट तो हम पहली लाइन कि ऑल मेंटल एक्साइटमेंट इंक्रीज सफरिंग, हाँ और फिर इसमें डिस्टर्ब स्लीप भी डिस्टर्ब है डिस्टर्ब। हमने एक माइंड के एक बेसिक सिम्टम पे दिया, बाद में जब हमने ड्रग पढ़ी तो उसके सारे फिजिकल सिम्टम्स भी मैच हो रहे थे। तो दैट इज व्हाट इज ऑल फिटिंग कॉल्ड एज। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, हैंड रेज करना चाहता है तो बताइए। Dr. अभी हमारे Provesta, raise hand. जी सर। Dr. Ram Pravesta, raise the hand. Sir, please unmute, sir. Yes, sir. Thank you, Manoj ji, and congratulations, Dr. Benu Sharma जी। आवाज जा रही है ना? जी सर आ रही जी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन के बारे में बताए। ऐसे तो है ही केंट ऑब्जर्वेशन, हेयरिंग ऑब्जर्वेशन है ही, लेकिन हम देर आर 2 सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ऑब्जर्व तो यह करना है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस। सब्जेक्टिव सिम्टम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें मेंटल सिम्टम आ जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑब्जर्व करते हैं बॉडी लैंग्वेज से लेके हर चीज आ जाता है। तो यह तो है ही ऑब्जर्वेशन, और होम्योपैथिक साइंस ही नहीं है, होम्योपैथिक साइंस एंड आर्ट दोनों है, हैंडमैन साइंस भी है ना। तो हम लोग तो साइंस आर्ट दोनों पढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपने बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। है ना, ऐसे एंगल ऑफ ट्रीटमेंट भी है। देयर आर 3 एंगल ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट एंगल, सिम्टोलॉजिकल एंगल इज द बेस्ट, लेकिन
only for symptomological angle treat the acute disease and chronic disease curative way of treatment हमको म्याजमेटिकल एंगल से ट्रीटमेंट करना होगा। पेशेंट को देखना होगा कि किस म्याद से है, तो म्याजमेटिकल एंगल। और तीसरा बहुत हार्ड है और बहुत इजी नहीं है, वह है पैथोलॉजिकल एंगल, है ना। पैथोलॉजिकल एंगल जो है बहुत डिफिकल्ट एंगल है, सभी चिकित्सक लोग नहीं कर पाते हैं होम्योपैथिक में। हमारा सर परवेज जी यस सर। सर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, शुक्रिया। मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज सर को सेशन।